गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, आज का जो अपना पॉइंट है वो है किरचॉफ के नियम। अपना जो आज का पॉइंट है वो क्या है बेटा? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल परिपथों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में बेटा? जटिल परिपथों के संदर्भ में अपने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। किरचॉफ ने क्या किया था बेटा? अपने जो जटिल परिपथ होते हैं, ऐसे परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक उपकरण यदि जुड़े हुए हों, या सॉरी अपन कह सकते हैं कि दो से ज्यादा उपकरण जिनमें जुड़े हुए हों, उन्हें हम लोग जटिल परिपथ कहते हैं। और इन परिपथों के लिए, इन जटिल परिपथों के लिए किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए थे। पहला जो नियम था उसे कहते हैं हम लोग संधि बिंदु का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम। तो इसके बारे में देखिए बेटा, या धारा शून्यता का नियम भी उसे कहते हैं हम लोग। देखो भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, या फिर इसे हम कह सकते हैं संधि बिंदु का नियम, संधि बिंदु का नियम, या फिर इसे भी हम लोग कह देते हैं धारा शून्यता का नियम, धारा शून्यता का नियम। दिमाग में कौतूहल हो गया होगा कि सर नाम तो तीन तीन बता दिए, नियम तो बताया नहीं। बेटा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा संधि बिंदु से होकर जाने वाली धाराओं का कुल योग सदैव कितना होता है? शून्य होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, या संधि बिंदु का नियम, या धारा शून्यता का नियम। देखिए आप, जो अपना जो जटिल परिपथ जो होता है, उस जटिल परिपथ में क्या होता है बेटा? बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जहां से आपको धारा प्राप्त होती है, और बहुत सारे बिंदु ऐसे भी होते हैं जहां से आपकी धारा जाती है। तो देखो बेटा, एक मैं ऐसा ही चित्र बना रहा हूं, ये लो, ये संधि बिंदु हो गया बेटा O। यहां पे धारा यहां से आ रही है I1, आ जाने तो कोई बात नहीं भाई। एक धारा बेटा आप लोगों की यहां से भी आ रही है I2 के रूप में, यहां से भी I2 के रूप में धारा आ रही है। एक धारा बेटा आपकी यहां से आ रही है I3 के रूप में। एक धारा बेटा यहां से जा रही है, ध्यान देना, मैंने यहां पे आ रही धारा नहीं कही, मैंने जा रही धारा कही है। I4 के रूप में धारा जा रही है, ठीक है। एक बिंदु बेटा ये है, ये जो लाइन है आपके सामने, यहां से भी धारा यहां पे आ रही है I5 के रूप में, और यहां से बेटा जो धारा है वो फिर से जा रही है I6 के रूप में। यहां से धारा जा रही है आपकी I6 के रूप में। तो आप लोगों ने देखा बेटा, बहुत सारे बिंदु ऐसे दिख रहे हैं जहां से आपको धारा मिल रही है, नाम चाहे कुछ भी है। और बहुत सारे सर्किट ऐसे हैं, या फिर बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जहां से आपकी धारा जा रही है। तो देखो बेटा, अपना जो संधि बिंदु जो नियम है वो ये कहता है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का कुल योग, कुल योग क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात क्या है कहने का मतलब कि भाई संधि बिंदु पर जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं वापस से वहां से वापस चली भी जाएंगी। देखो भाई, संधि बिंदु पर, संधि बिंदु पर या जंक्शन पॉइंट पर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं बराबर होंगी किसके? बेटा नीचे लिख रहा हूं उसको मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो सर्किट मिटाना पड़ेगा मेरे को। संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं, संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं, संधि बिंदु से जाने वाली धाराएं। देखो बेटा,
आने वाली धाराओं को देखो आप, I1 प्लस में I2 भी आ रही है बेटा, I3 भी आ रही है बेटा, I5 भी आ रही है बेटा, लेकिन I4 प्लस में I6, ये दोनों धाराएं बेटा जा रही हैं, एक तो I4 जा रही है और एक I6 जा रही है। आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर ये आने वाली धाराएं तो 4 हैं और जाने वाली धाराएं 2 हैं। तो बेटा सीधी सी बात है कि इन धाराओं का मान थोड़ा बहुत कुछ कम होगा, इनका मान थोड़ा कुछ ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों का जो योग है वो इन चारों के योग के ठीक बराबर होगा। समीकरण संख्या 1 आप इसे नाम दे सकते हैं। यदि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5 बराबर सिग्मा I, बराबर क्या बेटा, सिग्मा I, और I4 प्लस I6 बराबर क्या बता दूं बेटा मैं, तथा I4 प्लस में I6 बराबर में सिग्मा I डैश। तो इन दोनों मानों को आप समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 से बेटा मैं इसको यहां पे लिख देता हूं साइड में इसके, ताकि आप लोगों को ठीक ढंग से नजर आ सके। समीकरण 1 से सिग्मा I बराबर सिग्मा I डैश, सिग्मा I बराबर सिग्मा I डैश, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा I माइनस सिग्मा I डैश बराबर 0। ये समीकरण हो जाएगी बेटा 2। समीकरण 2 किसकी समीकरण है बेटा, किरचॉफ के प्रथम नियम की भी समीकरण है, ये संधि बिंदु के नियम की समीकरण भी है, और ये धारा शून्यता के नियम की भी समीकरण है। जिस भी नाम से आप लोग इसको याद रखना चाहे उस नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। एक बार वापस इसकी लैंग्वेज सुन लीजिए। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं तथा संधि बिंदु से होकर जाने वाली धाराओं का कुल योग कैसा होता है बेटा, परस्पर समान होता है। अर्थात संधि बिंदु पर हमेशा और हमेशा कुल धारा का मान कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसीलिए जो O बिंदु जो है ये संधि बिंदु है। कल देखो मैंने आप लोगों को कल के जो वीडियो में मैंने आपको इनके कुछ स्पेशल डेफिनेशंस बताई थी, उसमें से एक पॉइंट ये संधि बिंदु का भी था। ठीक है, अब बेटा अपन देखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम को। किसको देखेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम को। इसको मिटा देते हैं बेटा, किरचॉफ का द्वितीय नियम देखते हैं। अभी किरचॉफ का द्वितीय नियम के नाम से भी जानते हैं इसे देखो बेटा, इसे मिटा लेता हूं पहले मैं, ताकि आप पूरा इसको देख सके अच्छी प्रकार से। देखिए, जो द्वितीय नियम है उसे हम लोग कह सकते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, बताओ भाई, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अलावा इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, बताओ फटाक से। इसे लूप का नियम भी कह सकते हैं बेटा, और विभव की तुल्यता का नियम भी कह सकते हैं। ध्यान देना आप लोग, इसे लूप का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम, मैंने कल जब आप लोगों को परिभाषाएं बताई थी उस समय कहा था कि बेटा इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस हैं ये ही आपको बताएंगी कि ये किरचॉफ का नियम किस प्रकार से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। या फिर दूसरा क्या बेटा, विभव की तुल्यता का नियम। विभव की तुल्यता, विभव की तुल्यता का नियम, दोनों ही नियम है बेटा, दोनों के ही आप लोगों के तीन नाम हैं। दो नियम हैं किरचॉफ के और दोनों के तीन नाम है बेटा। इस नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, या लूप के नियम के अनुसार, या विभव की तुल्यता के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल का मान निश्चित दिशा में चलते हुए
विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के समान होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल का मान निश्चित दिशा में चलते हुए विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के समान होता है या उनके तुल्य होता है। यही बेटा लूप का नियम है। इसी को हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसी को विभव की तुल्यता का नियम भी कहते हैं। तो देखो बेटा, इसका एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ये है, मान लीजिए आपके पास कोई विद्युत वाहक बल स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका बेटा स्मॉल r1। ठीक है। इसके अलावा दूसरा अपने पास एक सेल और भी है भाई, सेलों की कमी नहीं अपने पास। इसका विद्युत वाहक बल है E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R2 है। इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया, ये लो भाई, ये जोड़ दिया इन दोनों को। ठीक है। और इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इसके साथ में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया। ये लो भाई, क्या लगा दिया, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R लगा दिया। तो देखो बेटा, इसको लूप का नियम कहने का कारण क्या है। देखो, लूप के बारे में आप लोगों को कल बताया था कि किसी जटिल परिपथ का वह बंद भाग जिसमें कम से कम 2 उपकरण जुड़े हुए हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो देखो बेटा, एक लूप तो आपके पास ये हो गया A B C D E और F। एक लूप तो हो गया अपने पास A B C D A और दूसरा लूप हो गया D C F E D। तो इसे बोल देता हूं मैं लूप संख्या 1, लूप नंबर 1, और इसको बोल देता हूं लूप नंबर 2। लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। क्या बेटा चित्र सही ठीक ढंग से समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या है भाई, बताओ, चित्र दिख रहा है ना। ठीक है। देखो भाई, इस पहले लूप में से या इस पहले स्रोत में से I1 धारा अपने को प्राप्त हो रही है, हो जाने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस दूसरे स्रोत में से अपने को I2 धारा मिल रही है, तो इस कैपिटल R प्रतिरोध को अपने को कितनी धारा मिलेगी, I1 प्लस I2 मिलेगी बेटा। कितनी मिलेगी, I1 प्लस I2। तो अब देखिए आप लोग, जो अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है, इसको हम लोग एक अन्य शब्दों के रूप में बता सकते हैं बेटा। दूसरे शब्दों में किरचॉफ के अनुसार किसी बंद लूप में उपस्थित विद्युत वाहक बल वहां उपस्थित या उत्पन्न विभव के तुल्य भी होता है। अर्थात सिग्मा E बराबर सिग्मा V या फिर सिग्मा E बराबर सिग्मा I कैपिटल R। ये बेटा अपने किरचॉफ के नियम की पहली समीकरण हो गई। कौन सी समीकरण होगी, पहली समीकरण होगी भी किरचॉफ के द्वितीय नियम की। ठीक है। तो अब आप देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम की पहली समीकरण हो गई है, कोई बात नहीं भाई। लूप नंबर 1 के लिए, लूप 1 के लिए देखो बेटा, लूप 1 में क्या है, बताओ क्या है इसमें। लूप नंबर 1 में क्या है बेटा, देखो E1 और E2 में से किसी एक को मानेंगे हम लोग सक्रिय, दूसरे को निष्क्रिय मानेंगे और निष्क्रिय वाले को घटा देंगे। E1 माइनस E2 बराबर E1 माइनस E2 बराबर कैपिटल I R1 प्लस R2। बेटा प्रतिरोध तो दोनों जुड़े हैं, क्योंकि प्रतिरोध की दिशा नहीं होती भाई, इस वजह से ये तो जुड़ जाएगा। ये विद्युत वाहक बल नहीं जुड़ सकता क्योंकि इसकी दिशा होती है रामपुर। देखो, यदि, या फिर आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, E1 माइनस E2 बराबर I R1 प्लस में I R2। ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा बेटा, इसको शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। यदि E1 माइनस E2 बराबर सिग्मा E तथा I R1 प्लस I R2 बराबर I स्मॉल r, क्योंकि बेटा ये भी स्मॉल r1 स्मॉल r2, ये इसमें स्मॉल r ही मान लेते हैं अपन। ठीक है।
बराबर में सिग्मा वी। तो देखो भाई, इसको समीकरण संख्या 2 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया समीकरण संख्या 3। बोले तो चलो, इसको 2 नाम मत दो बेटा, इसको दे दो 2 नाम आप। समीकरण 2 से सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई स्मॉल आर। तो बेटा आई स्मॉल आर हो चाहे कैपिटल आर हो, है तो प्रतिरोध ही है, सॉरी है तो विभव ही। तो अर्थात यहाँ पे विद्युत वाहक बल और जो विभव है वो एक दूसरे के बराबर या तुल्य हो गए। तो यहाँ पे भी किरचॉफ के द्वितीय नियम की पुष्टि हो गई। इससे आगे बेटा एक और लूप है अपने पास, ये दूसरा वाला अपने पास एक दूसरा लूप और है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पर भी। लूप नंबर 2 के लिए, लूप 2 के लिए थोड़ी देर चुप रहे, चुप हो जा, भाग जा। लूप नंबर 2 के लिए देखो बेटा, वो एक भांजा आ गया था, इस वजह से थोड़ी परेशानी होगी। लूप नंबर 2 के लिए चलो, लूप नंबर 2 बेटा क्या है? लूप नंबर 2 के लिए बेटा इसमें दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों धाराएं आकर के आपस में जुड़ रही हैं, तो विद्युत वाहक बल भी जुड़ेंगे। क्योंकि कैपिटल आर है इसमें प्रतिरोध बेटा, इसमें तो सारी की सारी धारा जा रही है, यहाँ पे सारी धारा नहीं जा रही थी। तो देखो E1 प्लस E2 बराबर में I1 R1 प्लस में I2 R2 प्लस में I कैपिटल R। E1 प्लस E2 बराबर I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस IR। बेटा देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 का जो योग है ना वो I के इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना आप लोग। तो देखो अब इसमें भी मान लेते हैं जैसे वहां माना था हमने। यदि इसको समीकरण संख्या 4 नाम दे दो आप। यदि E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा E तथा I1 R1 प्लस में I2 R2 प्लस में IR बराबर सिग्मा V, तो समीकरण 4 से, तो समीकरण किससे भाई? 4 से क्या होगा? सिग्मा E बराबर सिग्मा V। और बेटा जी समीकरण संख्या 5 हो गई। आप ध्यान दीजिए, जो अपने पास समीकरण 1 थी उसी के जैसा है, समीकरण 2 भी अपनी वैसी ही है और समीकरण 5 भी अपनी वैसी है। सॉरी समीकरण 3 बेटा, 3 और 5 ये दोनों एक दूसरे के समान ही है सारी की सारी। अर्थात किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो एक सत्य नियम है बेटा। अर्थात किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कैसा नियम है बेटा? एक सत्य नियम है। इसकी पुष्टि हम लोग कल की डेट में करेंगे व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। अगर आपके पास बुक वगैरह अगर उपलब्ध हो तो आप उसमें से पढ़ भी लेना, और अगर बुक में से पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो कल का वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कमी हो तो मुझे आप इसको बताएं भी, ताकि इसमें मैं आवश्यक सुधार कर सकूं। नमस्कार बेटा।